हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट टाइम हमने सीए फाउंडेशन लॉ में कंपनीज एक्ट वाले चैप्टर का रिवीजन किया था। अब अपन नेक्स्ट करेंगे पार्टनरशिप वाले चैप्टर का रिवीजन। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम कहते हैं इसमें इस रिवीजन वीडियो से जुड़े हो तो आप कंपनी वाला पोर्शन जरूर देखो, क्योंकि मैंने कंपनी के बेसिक फीचर्स वहां ऑलरेडी करवा दिए हैं। कंपनी करेंगे देन पार्टनरशिप करेंगे तो मोर देन आप एलएलपी का कॉन्सेप्ट वैसे ही हो जाएगा, क्योंकि उन दोनों का हाइब्रिड फॉर्म है। फिर अपन सेल पे आएंगे देन कॉन्ट्रैक्ट, रिवर्स चल रहे, ठीक है। रिवीजन वीडियो जो भी देख रहे हैं वो ये चीज कहते हैं इसमें जरूर ध्यान रखो, इसमें एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस कहते हैं इसमें नहीं है, इसमें केवल टॉपिक है। ये आपका जो एग्जामिनेशन में गैप आएगा वो 1.5 डे, उसके लिए कहते हैं बनाए गए वीडियो है। नोट्स ये साथ में अटैच हो जाएंगे, ये आईसीए के मॉड्यूल के बिहाफ पर ही कहते हैं इसमें नोट्स हैं, ठीक है। तो आप ये मटेरियल क्वेश्चन और आपको करने चाहिए प्रैक्टिस के लिए, वो आप कर लेना कहते हैं इसमें। आपको कहते हैं इसमें टॉपिक एक तरह से गो थ्रू हो जाएगा, जल्दी गो थ्रू कहते हैं इसमें हो जाएगा। तो आपके पास एग्जामिनेशन में ये वीडियोस तकरीबन 7 के अराउंड शायद मैं वीडियो टोटल कहते हैं बनाऊंगा पूरी लॉ के। मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाता, लॉ का पोर्शन फाउंडेशन। तो आपके 7 आवर्स में वीडियो आप सुन सकते हो आराम से, और नोट्स कहते हैं इसमें आप वापस से गो थ्रू कर सकते हो, तो आपका दोनों बार रिवीजन कहते हैं इसमें हो जाएगा। तो देखो सबसे पहला लेते हैं यूनिट 1 पार्टनरशिप की जनरल नेचर ऑफ पार्टनरशिप। यहां पर देखो एसेंशियल एलिमेंट सबसे फर्स्ट मेन काम का पोर्शन है। अगर आप दिसंबर 21 का सीए फाउंडेशन का पेपर उठा के देखो, पूरे क्वेश्चंस इन एसेंशियल एलिमेंट्स में खत्म हो गए। मतलब 16 मार्क्स की ये पार्टनरशिप है, फिक्स है वेटेज। ये आईसीए ने अच्छा काम कर रखा है। तो जो 16 मार्क्स की पार्टनरशिप कहते हैं इसमें, ये पूरे के पूरे यूनिट 1 से खत्म हो गई थी एसेंशियल एलिमेंट्स में। तो फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट्स अपन लेते हैं, एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन। जो भी पार्टनरशिप है उसको बनाने के लिए कम से कम 2 पर्सन्स होने चाहिए, और वो जो 2 पर्सन्स हैं उसको लॉ ने रिकॉग्नाइज कर रखा है। तो मतलब जो फॉर्म होती है वो लॉ की आइज में पर्सन नहीं है, तो फॉर्म कभी भी क्या नहीं बन सकती, पार्टनर नहीं बन सकती। ये जो 2 पर्सन्स है ये कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए, मतलब मेजर, साउंड माइंड एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। तो माइनर को एज अ पार्टनर कभी भी फॉर्म में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है, एज अ बेनिफिशियरी कर सकते हो। अब कितने पार्टनर सही है? पार्टनरशिप एक्ट तो देखो इसके मामले में साइलेंट है। कंपनीज एक्ट का सेक्शन 464 कहता है 100, फिर कंपनीज रूल्स कहते हैं इसमें बोलते हैं 50। एमसीक्यू है नहीं, दोनों लिख देना, वैसे पिक करना होता है तो 100 बेटर होता है। सेकेंड एग्रीमेंट, पार्टनरशिप के रिलेशंस केवल और केवल किससे अराइज होंगे? एग्रीमेंट से। एग्रीमेंट एक्सप्रेस है, इंप्लाइड है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। वो राइटिंग में है तो वो डीड बन जाएगा। तो मतलब ओरल हो सकता है, राइटिंग में हो सकता है, इंप्लाइड अदर देन वर्ड या कंडक्ट भी कहते हैं इसमें हो सकता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर ये एग्रीमेंट वॉलेंटरली होना चाहिए, जबरदस्ती किसी को पार्टनर थोड़ी बनाओगे। एंड साथ में कहते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल भी होना चाहिए। और मर्डर करने के लिए पार्टनरशिप कर ली, ये कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं है। बिजनेस, हम पार्टनरशिप क्यों कर रहे हैं? देखो पार्टनरशिप की डेफिनेशन कहते हैं इसमें क्या कहती है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो बिजनेस के बिना फिर पार्टनरशिप क्यों कर रहे हो? तो बिजनेस का मतलब कोई ना कोई कहते हैं इसमें आपका प्रोफेशन, बिजनेस, ट्रेड, ऐसा कुछ होना चाहिए जो लॉफुल हो। और बिजनेस चलाने का मोटिव कहते हैं इसमें क्या होना चाहिए? गेन। और गेन कमा के क्या करोगे? उसको शेयर करोगे आपस में। तो सबसे पहला बिजनेस होना चाहिए, बिजनेस में ये सब कुछ आगे, तो बिजनेस जरूरी है। और बिजनेस का कहते हैं मेन मोटिव क्या होना चाहिए? एक्विजिशन ऑफ गेन। नेक्स्ट एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट। देखो पार्टनरशिप में ये सबसे मेन थिंग है, मतलब एक म्यूचुअल एजेंसी है वो तो सबसे मेन एसेंशियल एलिमेंट है, पर पार्टनरशिप का मेन थिंग क्या होता है? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस किसके लिए चलाया जा रहा है? गेन के लिए। तो गेन पार्टनर में शेयर होना चाहिए। रेशियो क्या होगा शेयरिंग का उससे हमें फर्क नहीं पड़ता,
लेकिन शेयरिंग होनी जरूरी है। अगर मान लो एक पर्सन सारे प्रॉफिट रखकर बाकियों को सैलरी देता है, वो पार्टनरशिप नहीं है। तो प्रॉफिट शेयरिंग जरूरी है। प्रॉफिट शेयरिंग एसेंशियल एलिमेंट है, स्ट्रॉन्ग टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप है, लेकिन ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप नहीं है, क्योंकि वो होता है म्यूचुअल एजेंसी। तो आपने डेफिनेशन में हु एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस है, तो ये थ्योरेटिकल लाइन है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एसेंशियल है, शेयरिंग ऑफ लॉसेस नहीं। मतलब प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, एक पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली करके कॉन्सेप्ट होता है, बताऊंगा अभी। प्रॉफिट कौन से रेशियो में कहते हैं इसमें शेयर होंगे? अगर आपने एग्रीमेंट बता रखा है तो उसके अकॉर्डिंग, नहीं तो फिर इक्वली। लॉसेस कौन से रेशियो में शेयर होंगे? जो एग्रीमेंट में बता रखे हैं। नहीं बता रखा तो सीधा इक्वली नहीं, एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ये डेफिनेशन का ही पार्ट है। इसको म्यूचुअल एजेंसी बोलते हैं। बिजनेस सारे पार्टनर्स मिलकर चला सकते हैं, या कोई भी एक बाकियों को रिप्रेजेंट करते हुए चला सकता है। ठीक है, ये कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप है। मोस्ट कहते हैं इसमें, फंडामेंटल कहते हैं एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप है। इसको कॉन्क्लूसिव एविडेंस ऑफ पार्टनरशिप भी बोलते हैं, मतलब फाइनल एविडेंस ऑफ पार्टनरशिप भी बोलते हैं। क्योंकि कुछ पर्संस प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, लेकिन वो फॉर्म के ट्रांजैक्शंस के लिए लायबल नहीं है, तो इसका मतलब वो पार्टनर नहीं होते। जैसे सेलर ऑफ गुडविल मान लो, लेंडर मान लो, विडो और चिल्ड्रन ऑफ डिसीज पार्टनर मान लो, ये लोग कहते हैं इसमें क्या नहीं होंगे, फिर पार्टनर नहीं होंगे, क्योंकि आप इनको फॉर्म के ट्रांजैक्शन से लायबल नहीं कर सकते। पार्टनर का फॉर्म में ड्यूल रोल है। एज एजेंट जब वो ट्रांजैक्शन करने जा रहा है, एज प्रिंसिपल जब कोई दूसरा पार्टनर ट्रांजैक्शन कर रहा है। एक्ट ऑफ वन पार्टनर इज कंसिडर्ड एज एक्ट ऑफ ऑल पार्टनर। नेक्स्ट, ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं, कब पार्टनरशिप कहते हैं इसमें नहीं मानी जाएगी? नेगेटिव। केस लॉ पर जाने की जरूरत नहीं है इसके, इसलिए मैंने लिखा भी नहीं है। सीधा जब आपने टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप का कोई रिकॉर्ड ही मेंटेन नहीं किया, या फिर आपने बिजनेस के कोई अकाउंट ही मेंटेन नहीं किए, फिर उनका इंस्पेक्शन कैसे करेंगे? या आपने कोई बैंक अकाउंट ओपन नहीं किया, ये एक फॉर्मेलिटी है। डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोक्योरमेंट, नाम रट लेना, उसको आपने रिकॉर्ड नहीं सबमिट किया पार्टनरशिप का। मतलब आप सोचो, कोई पर्सन कहता है कि आप लोग पार्टनरशिप में बिजनेस करो, इसकी एविडेंस क्या है? तो या तो आप उसका कोई रिकॉर्ड मेंटेन करो, कोई कहता है अकाउंट्स मेंटेन कर लो, बैंक अकाउंट बता दो, देखो सर इनकमिंग भी होती है, आउटगोइंग भी होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, तो साबित कैसे होगा? नेक्स्ट, ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप में 3 कंडीशंस हैं। वैसे तो ये हम दोनों कर चुके हैं, ये ऑल 3 कर चुके हैं, बस इसको यहां मेंशन करना है, ध्यान रखना है। पार्टनरशिप के रिलेशनशिप HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, उसमें रिलेशनशिप स्टेटस, मतलब आप जैसे ही HUF में मेंबर बनोगे, को पार्टनर बनोगे, आप HUF के कहते हैं इसमें मेंबर हो, मतलब HUF में बाय बर्थ आप मेंबर बन जाते हो। पार्टनरशिप में नहीं। पार्टनरशिप के लिए तो एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है। जब तक वो एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, तब तक फिर आप क्या नहीं हो, पार्टनर भी नहीं हो। बर्मीज हस्बैंड एंड वाइफ, बुद्धिस्ट कपल बोल सकते हैं, वो भी बिजनेस चलाते हैं पति पत्नी मिलकर, लेकिन वहां पर क्या मिसिंग होता है? एग्रीमेंट। तो वो लोग क्या नहीं है, पार्टनर नहीं है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए, पर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट केवल स्ट्रॉन्ग टेस्ट है, ट्रू टेस्ट नहीं। क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बताया था, कुछ पर्सन प्रॉफिट शेयर करते हैं, लेकिन फिर भी वो क्या नहीं माने जाते, पार्टनर कहते हैं इसमें नहीं माने जाते। एजेंसी, वही वापस म्यूचुअल एजेंसी। बस उन तीनों पॉइंट को यहां पर कहते हैं, इसमें आपको गैदर करके रखना है। तो म्यूचुअल एजेंसी कार्डिनल प्रिंसिपल है, वर्ड्स को फॉलो करो, क्योंकि ये की वर्ड्स कहते हैं इसमें होते हैं। फिर नेक्स्ट, ईच पार्टनर, वो प्रिंसिपल के साथ एजेंट वाला रिलेशनशिप भी है। एक पार्टनर का एक्ट कहते हैं इसमें बाइंड किसको करेगा, सबको करेगा। नेक्स्ट, अब ये आ गई टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में थ्योरेटिकल और केस स्टडी दोनों पुटअप होती है। पार्टनरशिप एट विल, मेरी मर्जी, तो मतलब आपने कोई फिक्स पीरियड नहीं बताया कब तक पार्टनरशिप चलाएंगे, कोई प्रोविजनिंग नहीं बनाई जिससे पता चलेगा कि ये पार्टनरशिप कब तक चलाई जाएगी। तो वो कौन सी है, एट विल। जब वो एट विल है, तो एक सिंगल पार्टनर एनी टाइम उसको क्या कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है,
बस बाकियों को रिटर्न नोटिस दे देगा, सर बंद कर रहा हूं, कोई क्वेश्चनिंग नहीं होगी। फिर अगर मान लो पार्टनरशिप फिक्स पीरियड वाली थी, मतलब 2 साल 5 साल जो भी है, उसको आपने उस पीरियड एक्सपायर होने के बाद भी कंटिन्यू किया, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? एट विल में। पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड उल्टा कर दो, जब आपने प्रोविजनिंग या ड्यूरेशन बता दी कि कब तक चलाया जाएगा, लाइक 2 इयर्स 5 इयर्स, तो वो कौन सी है? फिक्स पीरियड वाली। और ये खत्म कब होगी? जब वो फिक्स पीरियड खत्म हो जाएगा। पर्टिकुलर पार्टनरशिप, देखो इन दोनों को ऊपर कंपेयर किया जाता है टाइमिंग के बिहाफ पर। पर्टिकुलर पार्टनरशिप और जनरल पार्टनरशिप को कंपेयर किया जाता है नेचर ऑफ बिजनेस के बिहाफ पर। जब पहले से ही पता है कि ये वाला बिजनेस चलाएंगे, पर्टिकुलर एडवेंचर या कहते हैं इसमें अंडरटेकिंग, तो वो कौन सी पार्टनरशिप है? पर्टिकुलर पार्टनरशिप। एक सिंगल बिजनेस के लिए भी पार्टनरशिप हो सकती है, लाइक फ्लाईओवर बनाया काम खत्म, पॉसिबल है। और पर्टिकुलर पार्टनरशिप कब कहते हैं एंड हो जाएगी? जब वो पर्टिकुलर एडवेंचर या बिजनेस खत्म हो जाएगा। जनरल पार्टनरशिप, जब आप पार्टनरशिप में एंटर हुए हो लेकिन बिजनेस इन जनरल है, कोई फिक्स नहीं है कि ये वाला बिजनेस, क्योंकि बिजनेस फिक्स होते तो आप कहां पहुंच जाओगे? पर्टिकुलर में। तो वो पार्टनरशिप कौन सी है? जनरल पार्टनरशिप कहते हैं, इसमें कहलाएगी। ठीक है। पर्टिकुलर पार्टनरशिप में आपकी लायबिलिटी कहते हैं इसमें केवल उस बिजनेस तक ही होती, लेकिन जनरल पार्टनरशिप में ऐसा कोई फिक्स तो है नहीं, तो जितने बिजनेस चलाओगे वहां सब पर आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड बन जाएगी। पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड किसका रिजल्ट होता है? एग्रीमेंट का। मतलब पार्टनरशिप किसका रिजल्ट है? एग्रीमेंट का। एग्रीमेंट ओरल हो सकता है, राइटिंग में हो सकता है। अगर वो राइटिंग में है तो उसको हम क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप डीड। डीड क्यों बनाते हैं? फ्यूचर में झगड़े से बचने के लिए। तो इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनर्स के राइट्स एंड ड्यूटीज, ये सब कुछ गिवन होगा। इसकी ड्राफ्टिंग इंडियन स्टैंप एक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर पार्टनरशिप इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो उसका रजिस्ट्रेशन एक्ट के भी यहाँ पे होना चाहिए। डीड के कंटेंट क्या होंगे? पार्टनरशिप डीड है तो पार्टनरशिप के बारे में बताओ, फॉर्म का एड्रेस क्या है वो बता दो, फिर फॉर्म का बिजनेस क्या हो बता दो, ड्यूरेशन क्या बता दो, पार्टनर्स के बारे में बता दो, क्या कैपिटल लेकर आए, क्या उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, कैसे रिटायर होंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग्स, और ये सब कुछ कहते हैं इसमें क्या लगेगा, बैंक अकाउंट कैसे ओपन करोगे, ये सब डिटेल ले आओ। एक्सपल्सन ऑफ पार्टनर का मतलब पार्टनर कुछ गलत करेगा उसे फर्म से बाहर निकाल देंगे, वो आगे आएगा। अब ये कुछ आपके टाइप्स ऑफ पार्टनर है। एक्टिव, एक्चुअल या ऑस्टेंसिबल पार्टनर। देखो जो भी पार्टनर होगा वो पार्टनर कैसे बनेगा? बाय एग्रीमेंट। एक्टिव पार्टनर के नेम में आंसर गिवन है। जो फॉर्म के कंडक्ट ऑफ बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है वो एक्टिव है, और जो नहीं करता वो स्लीपिंग या डोरमेंट है। दोनों ही थर्ड पार्टीज के लिए लायबल है। जब एक्टिव पार्टनर कहते हैं एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है तो पब्लिक जानती है, तो इसको रिटायरमेंट का पब्लिक नोटिस देना होगा, वरना अभी भी ये लायबल माना जाएगा फॉर्म के ट्रांजैक्शन के लिए। लेकिन जो स्लीपिंग या डोरमेंट है उसको पब्लिक जानती नहीं, तो रिटायरमेंट का पब्लिक नोटिस देने की इसको जरूरत नहीं है। इसमें एक वर्डिंग है कि ये भी फॉर्म के ट्रांजैक्शन के लिए थर्ड पार्टीज के लिए लायबल होगा। देखो थर्ड पार्टी इसको नहीं जानती, ये बात सही है, लेकिन थर्ड पार्टी फॉर्म को जानती है नहीं। थर्ड पार्टी किसको लायबल करेगी? फॉर्म को। व्हाट इज फॉर्म? कलेक्टिव नेम ऑफ ऑल पार्टनर्स, तो ऑटोमेटिकली लायबल हो जाएगा। नॉमिनल पार्टनर, जो फॉर्म को केवल अपना नेम लैंड करता है विदाउट हैविंग एनी रियल इंटरेस्ट, मतलब ना तो एक कैपिटल लगाता है, ना ही फॉर्म के बिजनेस पार्टिसिपेट कर सकता है, ना ही ये कोई प्रॉफिट शेयर करता है, लेकिन इसने अपना नेम दिया, लोगों ने इस नेम पे भरोसा किया, तो फॉर्म के ट्रांजैक्शन के लिए इसको भी लायबल किया जा सकता है। पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली, नाम में आंसर गिवन है, ये केवल प्रॉफिट के लिए आया है, लॉसेज या शेयर नहीं करेगा। थर्ड पार्टी के लिए केवल उन्हीं ट्रांजैक्शन में लायबल माना जाएगा जो प्रॉफिट के लिए बनाए गए हैं। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट और एस्टॉपल। देखो एस्टॉपल वर्ड में नाम में आंसर गिवन है स्टॉप, तो ये क्या नहीं कर सकता? डिनाय नहीं कर सकता। जब कोई पर्सन अपने आप को रिप्रेजेंट करता है एज अ पार्टनर बाय हिज वर्ड, कंडक्ट, या थर्ड पार्टी को अलाउ करता है सर मुझे रिप्रेजेंट करो एज अ पार्टनर, जबकि वास्तव में क्या नहीं है? पार्टनर नहीं है। चाहे खुद ने अपने आप को रिप्रेजेंट किया एज अ पार्टनर, चाहे थर्ड पार्टी को अलाउ कर दे कि मुझे रिप्रेजेंट करो एज अ पार्टनर। अब जो ट्रांजैक्शंस बनेंगे फॉर्म के जिस भी पर्सन के साथ,
वो क्या भरोसा कर रहा है कि आप पार्टनर हो, तो उन ट्रांजैक्शन के लिए वो फॉर्म के साथ साथ किसको लायबल कर सकता है, आपको। अगर कोई पार्टनर फॉर्म से रिटायर हो गया विदाउट गिविंग पब्लिक नोटिस, तो उसकी गलती है, उसको देना चाहिए था, तो वो भी एक तरह से पार्टनर बाय होल्डिंग आउट और एस्टॉपल थर्ड पार्टी के लिए जितने भी ट्रांजैक्शन फॉर्म के बन रहे हैं वो लायबल माना जाएगा। अब देखो हम कुछ डिफरेंस कर रहे हैं। पार्टनरशिप एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी, मैं कंपनी का पोर्शन आपको करवा चुका हूं लास्ट वाले रिवीजन क्लास में। अब अपन आगे कर रहे हैं पार्टनरशिप। लीगल स्टेटस, फॉर्म क्या है, कलेक्टिव नेम ऑफ पार्टनर्स, विच मींस फॉर्म हैज नो सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर, लेकिन कंपनी में सेपरेट लीगल एंटिटी होती है अपने मेंबर से। एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी कहां होती है, फॉर्म में। एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का और फॉर्म का एजेंट है, लेकिन मेंबर्स एक दूसरे के और कंपनी के एजेंट नहीं होते। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स मैंडेटरी है, लेकिन कंपनी में जब तक डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हो जाए तब तक कहते हैं इसमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना। एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी, पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, लेकिन कंपनी में मेंबर्स की लायबिलिटी अगर वो लिमिटेड बाय शेयर्स है, अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स तक लिमिटेड। लिमिटेड बाय गारंटी है, तो जितना एमओयू में गारंटेड अमाउंट है वहां तक लिमिटेड हो जाएगी। प्रॉपर्टी, फॉर्म की प्रॉपर्टी मतलब पार्टनर्स की प्रॉपर्टी, क्योंकि इसको जॉइंट स्टेट बोलते हैं, तो सारे पार्टनर्स उसके ओनर है, कोई सेपरेट प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन कंपनी की प्रॉपर्टी का ओनर कौन है, कंपनी इटसेल्फ, नॉट इट्स मेंबर्स। रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप में कंपलसरी है, कंपनी में नहीं। मैंने यहां पर देखो ये रिवीजन के बिया पे थोड़े कम पॉइंट दिए, आपको और ज्यादा पढ़ने हैं तो आप मॉड्यूल यूज लो अपना, पर ठीक है 6 पॉइंट्स तो कम से कम आपके आ ही जाएंगे। ये डिफरेंस बता चुका हूं। नेक्स्ट लेते हैं पार्टनरशिप वर्सेस क्लब। आप इसको डिफरेंशिएट ऐसे करो, पहले कंपनी वर्सेस क्लब। क्लब सोशल पर्पस के लिए बनाया जा सकता है, तो प्रॉफिट मोटिव होना जरूरी नहीं है, लेकिन कंपनी में तो प्रॉफिट मोटिव होना जरूरी है। बाकी क्लब और कंपनी एक ही तरह से काम करेंगे। तो देखो पार्टनरशिप प्रॉफिट के लिए बनाई जाती है, क्लब प्रॉफिट के लिए नहीं, लेकिन कोई बेनिफिशियल पर्पस के लिए। रिलेशनशिप, जो पर्सन कहते हैं इसमें पार्टनरशिप में बिजनेस चला रहे हैं उनको पार्टनर बोलते हैं और वो एक दूसरे के एजेंट है। जो क्लब चला रहे हैं उनको मेंबर्स बोलते हैं और मेंबर एक दूसरे के एजेंट नहीं होते। इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी पार्टनर्स का होता है, लेकिन क्लब में मेंबर्स का खुद का कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्लब की प्रॉपर्टी क्लब की मानी जाती है। डिसोल्यूशन, एक सिंगल पार्टनर की डेथ या इंसॉल्वेंसी से फॉर्म डिसॉल्व हो सकती है जब तक कि उन्होंने कॉन्ट्रैरी एग्रीमेंट नहीं बनाया, लेकिन क्लब ऐसे कहते हैं इसमें डिसॉल्व नहीं होता, मेंबर्स आते हैं जाते हैं, वही कंपनी की तरह सिस्टम चलता है। पार्टनरशिप वर्सेस एचयूएफ, ये थोड़े काम के पॉइंट कहते हैं इसमें होते हैं। मोड्स ऑफ क्रिएशन, पार्टनरशिप तो एग्रीमेंट से बनेगी, एचयूएफ स्टेटस से। डेथ ऑफ मेंबर, फॉर्म डिसॉल्व हो सकती है। एचयूएफ का जब तक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जब तक पार्टीशन नहीं होगा वो डिसॉल्व नहीं होती। मैनेजमेंट सारे पार्टनर्स कर सकते हैं। एचयूएफ में कर्ता, मैनेजर, गवर्निंग मेल और फीमेल मेंबर ऑफ एचयूएफ। अथॉरिटी टू बाइंड, एक पार्टनर अपने एक्ट से फॉर्म को बाइंड कर सकता है, लेकिन केवल कर्ता जब ट्रांजैक्शन बनाएगा तो एचयूएफ और बाकी मेंबर्स लायबल होंगे। लायबिलिटी, पार्टनर्स की अनलिमिटेड है, लेकिन कहते हैं इसमें एचयूएफ में कर्ता की अनलिमिटेड होती है और बाकी को पार्टनर्स या मेंबर की उनका जितना शेयर एचयूएफ में वहां तक लिमिटेड है। गवर्निंग लॉ, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, एचयूएफ में हिंदू लॉ। फिर नेक्स्ट लेते हैं, ये पार्टनरशिप वर्सेस को ओनरशिप है। मतलब पार्टनरशिप तो बहुत अच्छा चैप्टर है। इवन आप पार्टनरशिप अकाउंट बनाते हो तो थोड़ा थ्योरेटिकल वहां पर भी रीडिंग कर ही लेते हो। बस समस्या क्या है, थोड़ा सा देखो अपने करियर के लिए अवेयर रहो। जितना ज्यादा आप अपने करियर के लिए अवेयर कहते हैं इसमें होगे, उतना आपका रिजल्ट बढ़िया आएगा। आप लोग क्या है शॉर्टकट से सीए बनना चाहते हो, जितना जल्दी हो ये कॉन्सेप्ट छोड़ दो, वरना आप सीए नहीं बन पाओगे। मैं सीए के ऑल 3 लेवल पर टीच करता हूं, लास्ट 16 ईयर से टीच कर रहा हूं, तो एक वाइड एक्सपीरियंस कहते हैं इसमें मैंने देखा है। बहुत सारे बच्चे जिस समय जो मेहनत करनी होती है वो करते नहीं और उसका रिजल्ट फिर फेल आता है। एक्सक्यूजेस लाइफ से थोड़ा हटाओ, एकेडमिक एक आपका कंपल्सन है, फिर आपकी जिंदगी देखो कितनी बढ़िया बनेगी। आज सीए बनते ही
10 लाख से पैकेज चालू होता है, 30 लाख तक तो अपने वीएसआई में लगे हैं। तो सोचो कहते हैं इसमें कितना अच्छा करियर होगा। तो मेहनत करो। कोई डाउट और आते हैं? वीएसआई स्टूडेंट है उनके तो मैं वैसे भी मेरे नंबर उनके पास होते सॉल्व करता हूँ। अब आपके लिए ये कर दिया है, यहाँ आओगे तो मुझसे कनेक्ट हो जाओगे, नहीं आओगे तो फिर देखो आप अपने लेवल पे करो, पर डाउट्स खत्म करके जाओ एग्जाम में, तो आपको कहते हैं इसमें मजा आएगा। रिटर्न आंसर की प्रैक्टिस करो। चलो, तो पार्टनरशिप का फॉर्मेशन कॉन्ट्रैक्ट से होगा, चाहे एक्सप्रेस या इम्प्लाइड। को ओनरशिप कॉन्ट्रैक्ट से भी बन सकती है और ऑपरेशन ऑफ लॉ। एक पर्सन की डेथ हो गई, उसकी प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस में किसको चली जाएगी? उसके नॉमिनी या लीगल हायर को। तो मान लो उस पर्सन ने कोई प्रॉपर्टी जॉइंटली खरीद रखी थी, तो वो प्रॉपर्टी ऑपरेशन ऑफ लॉ से किसको पास ऑन हो गई? उसके नॉमिनी या लीगल हायर को। फिर इम्प्लाइड या म्यूचुअल एजेंसी, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का कहते हैं इसमें एजेंट होता है, मतलब म्यूचुअल एजेंसी है, पर एक को ओनर दूसरे को ओनर का एजेंट नहीं होता। नेचर ऑफ इंटरेस्ट, जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसमें उनका इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है पार्टनर्स का, तो शेयर होने जरूरी है। को ओनरशिप में इसकी जरूरत नहीं है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, एक पार्टनर अपना फर्म में जो भी हिस्सा है वो दूसरे पार्टनर की कंसेंट से ट्रांसफर करेगा, लेकिन को ओनरशिप में ऐसी कंसेंट की जरूरत नहीं है। तो ये आपकी देखो फर्स्ट यूनिट यहां पर क्या हो गई? खत्म। इतना ही टाइम लगा। अब करते हैं सेकंड, जो थोड़ी बड़ी यूनिट है। रिलेशन ऑफ पार्टनर्स में देखो जनरल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। नॉर्मली एग्जाम में ये क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े कम होते हैं कि व्हाट आर द वेरियस ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स या व्हाट आर द वेरियस राइट्स ऑफ पार्टनर्स। एक दो पॉइंट को पर्टिकुलर पूछ सकता है, तो जो पॉइंट पूछ सकता है मैंने राइट्स में थोड़ा डिटेल दी है, ड्यूटीज तो वैसे ऐसे ही नहीं डिटेल नहीं दी। तो जो भी बिजनेस चलाया जा रहा है टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज, फॉर्म का बिजनेस सबके फायदे के लिए चलाया जाना चाहिए। एक दूसरे पे भरोसा बनाए रखो, जस्ट एंड फेथफुल। ट्रू अकाउंट्स एंड फुल इंफॉर्मेशन दो। अगर कोई पार्टनर मान लो मांगने आ जाता है कि अगर उसकी डेथ होगी तो उसका एलआर आ जाएगा। फिर अगर आपके फ्रॉड या मिसकंडक्ट से फॉर्म को कोई नुकसान हुआ है तो आप उसको इंडेमनीफाई करो, मतलब आप उसके कंपनसेशन दो। फिर अपनी ड्यूटीज को डिलीजेंटली, प्रॉपर केयर, मेहनत, लगन से अटेंड करनी चाहिए। पार्टनर कहते हैं अगर कोई विलफुल नेग्लेक्ट करता है, इधर फ्रॉड आ गया इधर विलफुल नेग्लेक्ट आ गया, तो फॉर्म को कंपनसेट करेगा। फॉर्म की जो भी एसेट्स है वो केवल और केवल फॉर्म के बिजनेस में यूज में आनी चाहिए, ना कि पार्टनर के पर्सनल बिजनेस के लिए। राइट्स ऑफ पार्टनर, जो भी पार्टनर है उसका राइट है फॉर्म के बिजनेस में कहते हैं इसे पार्टिसिपेट करने का। अगर किसी पार्टनर को, देखो डिटेल लिखी भी नहीं है पर मैं बोल रहा हूं मॉड्यूल में, अगर किसी पार्टनर को कहते हैं रॉन्गफुली फॉर्म से कहते हैं प्रिक्लूड किया गया, हटाया गया बिना किसी वजह के, या उसको पार्टिसिपेट नहीं करने दे रहे आप, तो वो कोर्ट चला जाएगा और कोर्ट बाकी पार्टनर्स के अगेंस्ट में इंजंक्शन ऑर्डर इश्यू करेगा, स्टे ऑर्डर इश्यू करके कहेगा इसको पार्टिसिपेट करने दो। पर इसमें एक ट्विस्ट है, अगर मान लो आपने कहते हैं इसमें पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिख दिया कि सर मैनेजमेंट पावर जो है वो कुछ पार्टनर्स तक है, लाइक एक ही पार्टनर को दे दी, वो लायक था बाकी नालायक है, तो फिर वो अकेला पार्टनर बाकी पार्टनर्स को फॉर्म में पार्टिसिपेट करने से रोक सकता है। सेकंड, राइट टू बी कंसल्टेड। फॉर्म में देखो दो तरीके से डिसीजनिंग होती है, एक सिंपल मेजॉरिटी और एक विद यूनानिमस कंसेंट। चाहे सिंपल मेजॉरिटी हो जैसे रूटीन मैटर्स हो रहे हैं, यूनानिमस कंसेंट, कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर जैसे स्पेशल मैटर्स, किसी नए पार्टनर को एडमिट करना है, माइनर को एडमिट करना है, फॉर्म के बिजनेस की नेचर चेंज करनी, ये सब स्पेशल मैटर है। तो चाहे आप सिंपल मेजॉरिटी लो चाहे यूनानिमस कंसेंट, इसमें ईच पार्टनर मस्ट बी कंसल्टेड, सबकी राय लो वो क्या चाहते हैं, फिर बाद में वोटिंग करा लो। राइट टू रेम्युनरेशन, नॉर्मली पार्टनर कहते हैं फॉर्म के बिजनेस में जब पार्टिसिपेट करता है तो वो क्या लेके जाता है? प्रॉफिट। तो वो किसके लिए एंटाइटल नहीं है? रेम्युनरेशन के लिए। पर रेम्युनरेशन कब दिया जा सकता है? जब ऐसा कोई एक्सप्रेस एग्रीमेंट हो या फिर उनके बीच में कोर्स ऑफ डीलिंग है, तो ये शो करती है कि हाँ जो हम मैनेजिंग एक्टिव वर्किंग पार्टनर है उसको क्या करेंगे? रेम्युनरेशन देंगे, दे दो। पार्टनर एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी रेम्युनरेशन क्लेम कर सकता है अगर वो रेम्युनरेशन यूसेज ऑफ फर्म के बिया पे दिया जा रहा है। यूसेज का मतलब कस्टम्स है, ट्रेडिशंस, फर्म के कस्टम्स है, रेम्युनरेशन देना, दे दो। नेक्स्ट, वो फर्म की बुक्स और इंस्पेक्ट कर सकता है, उनकी कॉपी भी ले सकता है। अगर मान लो किसी की डेथ हो गई तो उसका लीगल हायर या एलआर वो इंस्पेक्शन कर सकता है।
पार्टनर प्रॉफिट को कहते हैं इसमें शेयर कर सकता है इक्वली, तो बदले में उसके लॉसेस भी कंट्रीब्यूट करने होंगे इक्वली। लेकिन ये अमाउंट ऑफ पार्टनर शेयर हम असर्टेन करेंगे किससे? एग्रीमेंट से, और अगर एग्रीमेंट नहीं है तो इक्वली करेंगे। नेक्स्ट, अगर पार्टनर ने कहते हैं इसमें पहले से पार्टनरशिप एग्रीमेंट बन रखा है कि सर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, तो वो ले सकता है, पर ये मिलेगा केवल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसके ऊपर? आउट ऑफ प्रॉफिट। और जैसे फॉर्म का डिसोल्यूशन चालू होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना बंद हो जाएगा। लेकिन अगर पार्टनर ने कहते हैं इसमें बियॉन्ड द अमाउंट ऑफ कैपिटल कोई एडवांस दिया है, तो उस पे फिक्स 6% पर एनम क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। वो आउट ऑफ प्रॉफिट भी हो सकता है और कैपिटल भी हो सकता है। तब तक देते रहो जब तक रीपेमेंट नहीं कर देते, चाहे फॉर्म का डिसोल्यूशन चालू हो जाए, जब तक रीपेमेंट नहीं करोगे इंटरेस्ट ऑन एडवांस देना पड़ेगा। फॉर्म शैल इंडेमनिफाई अ पार्टनर इन रेस्पेक्ट ऑफ पेमेंट मेड। अगर पार्टनर फॉर्म के लिए कोई ट्रांजैक्शन बनाने जाता है और अपनी पॉकेट से कोई पेमेंट करता है, तो फॉर्म उसके लिए क्या करेगी? उसको इंडेमनिफाई या कंपनसेट करेगी। या पार्टनर कोई लायबिलिटी इनकर करता है फॉर्म के बिहाफ पे, लाइक क्रेडिट गुड्स फॉर्म के लिए खरीद लाया, तो फॉर्म उसको बाद में पेमेंट कर देगी। लेकिन ध्यान क्या रखना है, ट्रांजैक्शन ऑर्डिनरी एंड प्रॉपर कंडक्ट ऑफ बिजनेस में बनना चाहिए, और अगर इसने इमरजेंसी में कोई काम किया है तो इसकी इंटेंशन फॉर्म को लॉस से प्रोटेक्ट करने की होनी चाहिए। पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, देखो इसको जॉइंट स्टेट, कॉमन स्टॉक भी बोलते हैं, सबकी प्रॉपर्टी। ऑल द प्रॉपर्टी, राइट और इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का मतलब ब्याज नहीं है, हित, जो पार्टनर्स ओरिजिनली ब्रॉट करते हैं फॉर्म में एज अ कॉमन स्टॉक। सेकेंड थिंग, बाद में वो किसके नाम से परचेज करते हैं? फॉर्म के नाम से, और इसमें साथ में अपन किसको इंक्लूड करेंगे? गुडविल को। कोई भी प्रॉपर्टी पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है या नहीं, ये डिपेंड करेगा पार्टनर्स के रियल इंटेंशन और एग्रीमेंट। केवल किसी पार्टनर की प्रॉपर्टी फॉर्म यूज करी है, इससे वो ऑटोमेटिकली कहते हैं इसमें फॉर्म की प्रॉपर्टी नहीं बनेगी, हमें चेक तो कुल मिला के इसी से ही करना है। गुडविल, एक तो देखो ध्यान रखना है, गुडविल किस में इंक्लूड होती है? पार्टनरशिप प्रॉपर्टी में, सही है। और दूसरा क्या ध्यान रखना है, गुडविल बेसिकली है क्या? नेम या रेपुटेशन ही तो है। तो जिस बिजनेस हाउस की गुडविल है, वो बाकी कहते हैं इसमें जो बिजनेस हाउस जिनकी गुडविल नहीं है या कम है, उसके कंपैरिजन में फ्यूचर में जो उसके एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है, जो एक्सपेक्टेड सेल है, वो ओवर एंड अबव आएगा। भाई गुडविल वाला प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा नॉन गुडविल से। पर्सनल प्रॉफिट अर्न बाय पार्टनर, अगर पार्टनर कहते हैं इसमें फर्म के ट्रांजैक्शन से, फर्म की प्रॉपर्टी या बिजनेस कनेक्शन से कोई कहते हैं पर्सनल प्रॉफिट बनाता है या फर्म का नेम यूज लेकर, तो वापस किसको रिटर्न करना पड़ेगा? फर्म को। अगर कोई पार्टनर फर्म के कॉम्पिटिंग बिजनेस चलाता है, तो वो कॉम्पिटिंग बिजनेस के भी कहते हैं इसमें जो प्रॉफिट है वो वापस किसको रिटर्न करेगा? फर्म को। मतलब फर्क नहीं पड़ता, कॉम्पिटिंग बिजनेस जो चलाया जा रहा है उससे उसने फर्म को कोई गुड सप्लाई कर दिया, मार्केट रेट पे कर दिया, जो प्रॉफिट है वो फर्म को वापस रिटर्न करने पड़ेंगे। पार्टनर टू बी एजेंट ऑफ फर्म, ये मैं आपको ऊपर बता चुका हूं पहले म्यूचुअल एजेंसी के टाइम पर। पार्टनर के ड्यूल रोल है, एज एजेंट, एज प्रिंसिपल। तो पार्टनर कहते हैं इसमें जब सबके ओर से कोई ट्रांजैक्शन करने जा रहा है तो वो एजेंट है। देखो इसने लाइन दी होगी, ये बुलेट बनने रह गए, बना देते हैं। A partner is the agent of firm for the purpose of business of firm. Partner indeed virtually embraces the character of both a principal and as agent. जब वो खुद के लिए काम कर रहा है, own interest in the common concern of partnership, तो वो प्रिंसिपल है। लेकिन जब वो पार्टनर्स के लिए काम कर रहा है तो वो क्या बन जाएगा? एजेंट। ये थोड़ा 6 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है। Implied authority of partner as agent of firm. Authority of partner to bind the firm from his act is known as implied authority. ये वो ट्रांजैक्शंस हैं जो implied authority में नहीं आते। मतलब एक तरह से जो ये पॉइंट है, ये क्या है? स्टैट्यूटरी रेस्ट्रिक्शंस।
ये पार्टनर को नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके लिए नो लायबिलिटी ऑफ फॉर्म, फॉर्म लायबल नहीं होगी। जैसे फॉर्म से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट, आर्बिट्रेशन को रेफर नहीं करना चाहिए, कोर्ट को कर दो, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड थिंग, फॉर्म के बिहाफ पर बैंक अकाउंट खोल रहा है खुद के नाम पर, मतलब फॉर्म को गारंटर बनाकर खुद के नाम पर बैंक अकाउंट खोल रहा है, नहीं। फिर नेक्स्ट थिंग कहते हैं इसमें, अगर मान लो ये दोनों लेते हैं, फॉर्म ने किसके अगेंस्ट में केस फाइल किया है, थर्ड पार्टी, तो आप फॉर्म का कहते हैं इसमें कोई राइट रेलिंक्विश नहीं कर सकते, ड्रॉप नहीं कर सकते, ना ही उसमें से शूट को विड्रॉ कर सकते। थर्ड पार्टी ने किसके अगेंस्ट में केस फाइल किया है, फॉर्म के अगेंस्ट में, तो वहां पर आप कहते हैं इसमें कोई लायबिलिटी को एडमिट नहीं कर सकते, एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने लायबिलिटी एडमिट की तो आप केस हार जाओगे। फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी वो एक्वायर खरीद नहीं सकता, ट्रांसफर बेच नहीं सकता फॉर्म की। किसी पार्टनरशिप में फॉर्म के भी आप एंटर नहीं हो सकता, क्योंकि वहां लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड। तो सेंस क्या बना, ये सारे काम वो ऑटोमेटिकली नहीं कर सकता जब तक कि बाकी पार्टनर्स की कंसेंट ना हो, करेगा तो खुद फंसेगा, फॉर्म उसके लिए लायबल नहीं है। अब मोड ऑफ डूइंग एक्ट टू बाइंड फॉर्म, कोई भी पार्टनर अगर अपनी अथॉरिटी में वो एक्ट करता है जो फॉर्म के ऑर्डिनरी कोर्स या यूजुअल कोर्स या नॉर्मल कोर्स से रिलेटेड है, और वो ट्रांजैक्शन फॉर्म के नाम से बनाता है जिसमें उसकी इंटेंशन होती है कि सर सब लायबल होंगे, तो वो फॉर्म को लायबल कर सकता है। मतलब उसने एक्ट किसके नाम पर किया, ऑन बिहाफ ऑफ फॉर्म, ठीक है, और जो डॉक्यूमेंट है वो भी फॉर्म के नाम से बना, उसकी इंटेंशन किसको लायबल करने की होनी चाहिए, फॉर्म को, और एक्ट उसने किस में किया है, यूजुअल बिजनेस, यूजुअल नॉर्मल ऑर्डिनरी एक ही सेंस है, कोर्स ऑफ बिजनेस, तो नॉर्मल बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, तो फॉर्म लायबल है। अगर पार्टनरशिप जनरल कमर्शियल नेचर की है तो वो ये एक्ट कर सकता है, तो एक्ट विद इन अथॉरिटी ऑफ पार्टनर, तो यहां पर कौन लायबल होगी, फॉर्म, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन कर सकता है। पर ये कब करेगा, जब वो जनरल कमर्शियल नेचर फॉर्म है, या इसको आप ट्रेडिंग फॉर्म भी बोल सकते हो। अब ट्रेडिंग फॉर्म देखो नाम में आंसर गिवन है, जो डेली ट्रेड करती है, तो जब वो डेली ट्रेड करती है तो गुड्स को प्लेस कर सकता है, सेल कर सकता है, गुड्स बाय कर सकता है, बोरो मनी कर सकता है ऑन अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप, कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, चेक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोटरी समथिंग बना सकता है, तो ये वो काम कर सकता है। लेकिन कब करेगा, जब जनरल कमर्शियल नेचर फॉर्म है। तो आपको क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अब इसमें ध्यान क्या रखना है, हमने ऊपर क्या लिखा, ये स्टैट्यूटरी रेस्ट्रिक्शंस है, या यूं बोल सकते हैं एक्ट्स बियॉन्ड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर। और ये कौन से एक्ट है, एक्ट विद इन अथॉरिटी ऑफ पार्टनर। बियॉन्ड वाले को आप किस में ला रहे हो, विद इन में, मतलब जो नहीं कर सकता था वो कर सकता है, इसको क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन। और विद इन वाले को आप किस में लेके जा रहे हो, बियॉन्ड में, इसको क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन। तो पार्टनर की अथॉरिटी को एक्सटेंड किया जा सकता है, मतलब जो काम वो पहले नहीं कर सकता था अब कर सकता है। उसको रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, जो काम पहले कर सकता था वो नहीं कर सकता। लेकिन इसके लिए या तो पार्टनर्स के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हो, या फिर सबकी कंसेंट हो। देखो एक्सटेंशन रेस्ट्रिक्शन रीड करो, मतलब पार्टनर की अथॉरिटी आप चेंज कर रहे हो, ठीक है, तो या तो इसका पब्लिक नोटिस दो, नहीं तो पब्लिक आज भी क्या मानेगी, कहते हैं इसमें वो पुराने वाले ट्रांजैक्शन पार्टनर कर सकता है और फॉर्म लायबल होगी।
तो ये जो एक्सटेंशन और रेस्ट्रिक्शन है इसका नो इफेक्ट ऑन पब्लिक। तो जब तक पब्लिक को इसके बारे में पता नहीं है तब तक फिर कहते हैं इसमें वो इससे लायबल नहीं है, वो पुराने वाली पोजीशन पर ही फॉर्म को लायबल करेगी। पार्टनर्स अथॉरिटी इन इमरजेंसी, अगर कोई पार्टनर कहते हैं इसमें इमरजेंसी वाली सिचुएशन में फॉर्म को लॉस से प्रोटेक्ट करने के लिए प्रूडेंट मैन, जनरल कमर्शियल कहते हैं इसमें सेंसमैन की तरह काम कहते हैं इसमें करता है, तो वहां पर फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं इसमें किसकी आएगी, फॉर्म की। मतलब मेन इंटेंशन फॉर्म को लॉस से प्रोटेक्ट करने की होनी चाहिए। इफेक्ट ऑफ एडमिशन, पहले एडमिशन का मतलब एंट्री नहीं है, एडमिशन का मतलब क्या है, एक्नॉलेजमेंट। तो अगर कोई पार्टनर फॉर्म के ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कोई एक्नॉलेजमेंट करता है कि हाँ सर ये गुड्स ऐसी क्वालिटी का है या इससे ये हो सकता है, तो वो किसके अगेंस्ट में एविडेंस है, फॉर्म के। तो बाद में फॉर्म कहते हैं इसमें क्या नहीं कर सकती, उससे डिनाई नहीं कर सकती और वो फॉर्म को क्या कर देगा, बाइंड कर देगा। लेकिन अगर उसने कहते हैं इसमें अपनी अथॉरिटी से बाहर निकल के कोई काम किया है और थर्ड पार्टी जानती है कि पार्टनर के पास ये काम करने की तो अथॉरिटी है ही नहीं, तो फिर फॉर्म क्या नहीं होगी, लायबल नहीं होगी। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ नोटिस टू एक्टिंग पार्टनर। एक्टिंग पार्टनर कौन है, एक्टिंग, वर्किंग, मैनेजिंग, जो हैबिचुअली फॉर्म के बिहाफ पे काम करता है। तो अगर मान लो थर्ड पार्टी गुड्स की क्वालिटी इंफीरियर कहते हैं इसमें, थोड़ा कहते हैं इसमें डिफेक्टिव गुड्स और ये सब कुछ उस एक्टिव पार्टनर को बता देती है, तो नोटिस टू एन एक्टिंग पार्टनर इज इक्विवेलेंट टू द नोटिस टू द फर्म। तो फिर उसके लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आएगी, पूरी फर्म की आएगी। बाकी पार्टनर्स ये नहीं कह सकते सर ये डिफेक्ट और के बारे में मुझे तो बताया नहीं, बस ये नोटिस एक्चुअल होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव नहीं। तो नोटिस टू वन, वन कौन, एक्टिंग पार्टनर, वो इक्विवेलेंट टू द नोटिस टू द रेस्ट ऑफ पार्टनर। नोटिस एक्चुअल होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव नहीं, कंस्ट्रक्टिव एक तरह से इंप्लाइड के सेंस में। लेकिन कब फॉर्म लायबल नहीं होगी ये वर्जन भी समझो। अगर पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ मिलकर फर्म के साथ फ्रॉड करना चाहता है तो फिर वहां पे फर्म लायबल नहीं होगी। और जिन स्टूडेंट ने पहले आईसीए मॉड्यूल के एग्जांपल्स और नहीं कर रखे, वो ये क्लास में जैसे मैं टॉपिक बता रहा हूँ, ये ऑन एयर है यूट्यूब पर, तो आप कितनी बार भी देख सकते हो। वो मैं जो आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ उसके बाद मॉड्यूल का एग्जाम्पल पढ़ लेना, वो एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके, ठीक है, क्वेश्चंस भी इवन हो जाएंगे। लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर फॉर एक्ट्स ऑफ फर्म, देखो पार्टनरशिप एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट में जॉइंट प्रॉमिस के जैसा है, तो पार्टनर्स कैसे लायबल है, जॉइंटली एंड सेवरली। बस ध्यान क्या रखना है, लायबिलिटी किसके लिए आएगी, फॉर ऑल एक्ट्स जो उन्होंने अपनी एक्सप्रेस या इंप्लाइड अथॉरिटी में की है। एक्ट ऑफ फर्म का मतलब जो एक्ट फर्म के नाम से फर्म के ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में किया जाता है, फर्म को उससे लायबल करने के लिए वो एक्ट ऑफ फर्म माना जाता है। पर फर्म लायबल कब होगी, जब एक्ट ऑफ फर्म कब डन किया गया था, जब वो पार्टनर है। अगर मान लो कोई बंदा पार्टनर होने के बाद कोई एक्टिविटी करेगा तो फर्म क्यों लायबल होगी, जब तक पार्टनर है तभी तक तो लायबल होगी। लायबिलिटी ऑफ फर्म फॉर रॉन्गफुल एक्ट्स ऑफ पार्टनर, देखो इसमें कनेक्शन कहते हैं, इसमें क्या है उसको समझना। अगर कोई पार्टनर रॉन्गफुल एक्ट करता है, कोई मिसकंडक्ट करता है, उससे लॉस या इंजरी किसको हो जाती है, थर्ड पार्टी को, तो इसके लिए लायबिलिटी किसकी मानी जाएगी, फर्म की। बस ध्यान क्या रखना है, वो रॉन्गफुल एक्ट उसने कब किया है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ फर्म विद अथॉरिटी ऑफ अदर पार्टनर्स। मान लो कहते हैं इसमें कोल माइन से वहां पर ब्लास्ट होते हैं कोयला निकालने के लिए, तो वहां जो पार्टनर इंचार्ज था उसने प्रॉपर कहते हैं इसमें शाफ्टिंग नहीं करवाई, मतलब फेंसिंग और नहीं करवा रखी। कोयले कहते हैं इसमें ब्लास्ट से लुढ़कते हुए आए पत्थर, लुढ़कते रहे, जो बीच में एम्प्लॉय जा रहे थे सबको इंजर्ड करते गए। ये गलती किसकी है, पार्टनर की है। किसकी मानी जाएगी, फर्म की, तो फर्म को कंपनसेशन देना पड़ेगा। लायबिलिटी ऑफ फर्म फॉर मिस एप्लीकेशन बाय पार्टनर, देखो दोनों वर्जन समझना। फर्म का डेटर कोई पेमेंट करने फर्म के ऑफिस में आया तो उसने मनी या प्रॉपर्टी दी, पार्टनर लेके गायब, मिस अप्लाइड करता है,
तो क्या वो डेटर फिर से पेमेंट करेगा? नहीं। फर्म के डेटर ने पार्टनर जो फर्म के ऑफिस में मिला उसको पेमेंट कर दी, फिर पार्टनर लेके गया। तो ये दोनों जगह जो मिस एप्लीकेशन हुई है वहां पर लायबिलिटी किसकी आएगी? फर्म की। राइट्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ अ पार्टनर्स इंटरेस्ट, इसमें बस एक कनेक्शन ध्यान रखना, एक फर्म में पार्टनर्स हैं लाइक ABCD, डी को मनी की रिक्वायरमेंट थी, तो डी कहते हैं इसमें क्या कर रहा है? ई को ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इन फर्म, मतलब फर्म में जो इसका हिस्सा था उसको ट्रांसफर कर रहा है। तो डी कौन है? ट्रांसफरिंग पार्टनर। ई कौन है? ट्रांसफरी पार्टनर। ठीक है, तो शुरुआत का पैरा इसमें, यहां नहीं, मॉड्यूल में आप देखने कहता है कि फर्म में जो पार्टनर का इंटरेस्ट है उसको अदर प्रॉपर्टी की तरह ट्रांसफर किया जा सकता है, सेल, प्लेस, मॉर्गेज, XYZ। लेकिन पार्टनर के रिलेशनशिप कहते हैं इसमें म्यूचुअल कॉन्फिडेंस के ऊपर बेस्ड है। तो वो म्यूचुअल कॉन्फिडेंस किसमें था? इन चारों में। किसमें नहीं? इसमें नहीं। तो ये ट्रांसफरी कुछ राइट्स के लिए एंटाइटल नहीं है, जिसके लिए कौन था? ये। तो अब समझो, ड्यूरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ पार्टनरशिप, इस ट्रांसफरी को हमने कुछ राइट नहीं दिए, मतलब ट्रांसफरी कौन है? ई। क्या लिखा है? नॉट एंटाइटल, इसे कुछ राइट नहीं मिलेंगे। कौन से राइट? जैसे फर्म के बिजनेस में इंटरफेयर करना चाहता है, भूल जा। फर्म के अकाउंट्स या बुक्स को इंस्पेक्ट करना चाहता है, भूल जा। इसे बस करना क्या है? जब तक फर्म चल रही है, जो हिस्सा ABCD के लिए डिसाइड करते हैं चुपचाप ले और चला जा। अकाउंट्स को चैलेंज नहीं कर सकता, सर इस साल तो इतने प्रॉफिट हुए, क्योंकि ये पार्टनर है ही नहीं। लेकिन समस्या कब आएगी कहते हैं इसमें? जब फर्म का क्या स्टार्ट हो जाएगा? डिसोल्यूशन, या वो ट्रांसफरिंग पार्टनर कौन? डी, वो रिटायर हो जाएगा। तो अब ई किसकी पोजीशन पर आ जाएगा? डी की। तो जितना डी को हिस्सा लेना है फर्म से, मतलब जो शेयर डी को रिसीव करना है, वो कौन लेगा? ई। और डी का शेयर कितना है? अब इसका पता लगाने के लिए वो फर्म के अकाउंट्स को क्या कर सकता है? चैलेंज भी कर सकता है। नेक्स्ट, माइनर एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। देखो, माइनर पर्सन कौन होता है? इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। तो वो फर्म में कभी भी कहते हैं इसमें एज अ फुल फ्लैश पार्टनर तो इंट्रोड्यूस हो नहीं सकता, लेकिन फर्म में कहते हैं इसमें वो बेनिफिट्स के लिए इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, जैसे प्रॉफिट्स के लिए या कहते हैं शेयर ऑफ प्रॉपर्टी के लिए, वहां तक ठीक है। उसके लिए भी यूनानिमस कंसेंट ऑफ पार्टनर्स होनी चाहिए। अब इसमें समझो, जब तक वो माइनर पार्टनर है उसको कुछ राइट मिलेंगे और कुछ लायबिलिटी भी है। तो माइनर अपना एग्रीड शेयर ले सकता है, अकाउंट्स और कोई कॉपी ले सकता है, उसका इंस्पेक्शन कर सकता है। लेकिन अगर उसे बाकी पार्टनर्स के अगेंस्ट में केस फाइल करना है तो पहले फर्म से अपना कनेक्शन सीवीआर सेपरेट करना पड़ेगा। सेकेंड थिंग, मेजॉरिटी के बाद विद इन 6 मंथ्स में उसको डिसीजन लेना है कि पार्टनर बनना है या नहीं। ये आगे आ जाएगा डिटेल में। लायबिलिटीज क्या है बिफोर अटेनिंग मेजॉरिटी? सबसे पहला, इसकी लायबिलिटी जितना फर्म इसका शेयर है वहीं तक कन्फाइंड है। कन्फाइंड का मतलब लिमिटेड है, उससे ज्यादा इसकी कोई लायबिलिटी नहीं होगी। सेकंड, माइनर कभी भी पर्सनली लायबल नहीं किया जा सकता। माइनर कोर्ट का लवेबल सन है, नो पर्सनल लायबिलिटी। और माइनर जब लायबिलिटी इनकर नहीं कर सकता तो इंसॉल्वेंट कहां से होगा? लेकिन फर्म तो इंसॉल्वेंट हो सकती है। जब फर्म इंसॉल्वेंट होगी तो माइनर का जो हिस्सा है फर्म में वो फर्म के ऑफिशियल रिसीवर या असाइनी को पास ऑन हो जाएगा। मेजर होने के बाद उसको डिसीजन लेना है विद इन 6 मंथ्स। देखो 6 मंथ्स कहां से? या तो अटेनिंग मेजॉरिटी, या जिस दिन उसको पता चला कि उसे कहते हैं इसमें बेनिफिट्स के लिए एडमिट किया गया है, विच एवर डेट इज लेटर, उसको डिसाइड करना है कि मुझे पार्टनर बनना है या नहीं बनना। अगर वो कोई डिसीजन नहीं लेता तो वो ऑटोमेटिकली पार्टनर मान लिया जाएगा। अगर वो डिसाइड करता है कि मुझे पार्टनर बनना है, ठीक है, व्हेन ही बिकम्स पार्टनर,
देखो पार्टनर बनने का पब्लिक नोटिस दे भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि उससे फर्क कुछ पड़ना नहीं, लेकिन नहीं बनने का पब्लिक नोटिस देना चाहिए। तो वो कहते हैं इसमें पर्सनली लायबल हो जाएगा उन सारे ट्रांजैक्शंस के लिए सिंस ही वाज एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। मतलब जिस दिन उसने डिसीजन लिया मैं माइनर पार्टनर्स, वो मेजर होने के बाद कि मैं पार्टनर बनूंगा, उस दिन से नहीं, जिस दिन से फॉर्म में उसको एडमिट किया गया था उस दिन से वो क्या हो जाएगा, लायबल। His share in the property and profits of firm remains the same for which he was previously entitled। ये तो ठीक है। वो डिसाइड करता है मुझे पार्टनर नहीं बनना, तो उसे अब पब्लिक नोटिस देना चाहिए, वरना आज भी आपकी लायबिलिटी कहते हैं अनलिमिटेड मानी जाएगी। हिज शेयर अब पब्लिक नोटिस के बाद क्या नहीं होगा, फॉर्म के एक्ट्स के लिए लायबल नहीं होगा। सही बात है। अब उसने क्या डिसाइड किया, मुझे फॉर्म में पार्टनर नहीं बनना, तो वो बाकी पार्टनर्स के अगेंस्ट में क्या कर सकता है, अब केस फाइल कहते हैं इसमें कर सकता है। इंट्रोडक्शन ऑफ अ पार्टनर या इनकमिंग पार्टनर। कोई भी पार्टनर एग्जिस्टिंग फॉर्म में इंट्रोड्यूस कैसे होगा, विद यूनानिमस कंसेंट ऑफ पार्टनर्स, सबकी कंसेंट से। नॉर्मली उसके राइट्स एंड लायबिलिटीज कब से स्टार्ट होंगे, फ्रॉम द डेट ऑफ हिज एडमिशन। अब यहां एडमिशन वर्ड किसके सेंस में, एंट्री के सेंस में। तो जिस दिन से फॉर्म में आपको एडमिट किया गया है उस दिन से आपकी लायबिलिटी और राइट्स स्टार्ट होंगे। लेकिन आपको प्रीवियस लायबिलिटी के लिए कब लायबल किया जा सकता है, जब आप उसके लिए यस बोलो। मतलब फॉर्म में आपकी एंट्री मान लो टुडे हुई, तो टुडे से जो ट्रांजैक्शन बनेंगे उसी के लिए तो लायबल हो। जो यस्टरडे की ट्रांजैक्शन है उसके लिए तो कोई लायबिलिटी नहीं है, पर आपने यस्टरडे वाले ट्रांजैक्शन के लिए भी कंसेंट दे दी, तो आपको यस्टरडे वाले ट्रांजैक्शन के लिए क्या किया जा सकता है, लायबल किया जा सकता है। सेकेंड थिंग, जब न्यू फॉर्म कौन सी, जिसमें वो इनकमिंग पार्टनर आ गया। मान लो ये एग्जिस्टिंग पार्टनर है, ये इनकमिंग है, तो न्यू फॉर्म किससे मिलकर बनेगी, इन सब से। जब न्यू फॉर्म ओल्ड फॉर्म किसकी थी, इन तीनों की, तो न्यू फॉर्म ओल्ड फॉर्म की लायबिलिटी को एक्नॉलेज कर लेती है, और क्रेडिटर भी कह देता है हां सर आज से मेरी डेटर कौन है, न्यू फॉर्म। तो क्रेडिटर किसको लायबल कर सकता है, कहते हैं इसमें न्यू फॉर्म को, मतलब नए पार्टनर को लायबल कर सकता है। मतलब जब तक क्रेडिटर इस चीज के लिए कंसेंट नहीं देगा फिर क्रेडिटर किसको लायबल नहीं कर सकता, इसे। तो न्यू फॉर्म आ गई ओल्ड फॉर्म के प्लेस पे, तो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट रिप्लेस किससे हो गया, न्यू से, उसको नोवेशन बोलते हैं। नेक्स्ट लेते हैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। कोई भी पार्टनर फॉर्म से कैसे रिटायर हो सकता है, बाकी सबकी कंसेंट से, या फिर इसके लिए ऐसा कोई एक्सप्रेस एग्रीमेंट बना हुआ हो। लेकिन अगर मेरी मर्जी वाली पार्टनरशिप एट विल, तो उसे कंसेंट और कुछ नहीं लेनी, बस बाकियों को इंटीमेट करना है, अच्छा चलता हूं, बस रिटर्न नोटिस देना है। रिटायरिंग पार्टनर की ड्यूटी है कि उसे रिटायरमेंट का क्या देना चाहिए, पब्लिक नोटिस। अगर वो रिटायरमेंट का पब्लिक नोटिस नहीं देगा तो फॉर्म के ट्रांजैक्शन के लिए आज भी लायबल माना जाएगा। रिवर्स करो, ये जो पब्लिक नोटिस है देखो कौन दे सकता है, नोटिस may be given by retired partner or any partner of reconstituted firm। सोचो क्यों, मान लो रिटायरिंग पार्टनर ने पब्लिक नोटिस नहीं दिया, फर्म आज भी ट्रांजैक्शन बना रही है, तो रिटायरिंग पार्टनर थर्ड पार्टी के लिए लायबल है, तो ये तो इसके कॉन्टेक्स्ट में गया। लेकिन क्या रिवर्स नहीं हो सकता कि रिटायरिंग पार्टनर रिटायर होने के बाद भी आज भी फर्म के नाम से ट्रांजैक्शन बना रहा है और बैंड किसकी बजा रहा है, फर्म की, ये भी तो है। तो बाकी पार्टनर्स भी दे सकते हैं। रिटायरिंग पार्टनर्स के राइट्स एंड राइट्स आएंगे सेक्शन 36 37 अभी करवा दूंगा। चलो नेक्स्ट लेते हैं एक्सपल्सन ऑफ पार्टनर। इसमें ध्यान रखना 3+3 का फॉर्मूला है, ये 3 और आगे वाला भी आएगा 3। एक्सपेल्ड करने का मतलब उसको बाहर निकाल रहा है फॉर्म से, तो उसने कुछ कारनामे किए होंगे। तो किसी भी पार्टनर को फॉर्म से बाहर निकालना है तो एज पर कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर्स। एक्सपेल्ड कौन करेंगे, मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर। मेजॉरिटी किस में काम करेगी, गुड फेथ। आपने सही तरीके से किसी पार्टनर को फॉर्म से बाहर निकाला है तो गुड फेथ का टेस्टिंग क्या है, एक्सपल्सन किसी पार्टनर के रिवेंज पर्सनल इंटरेस्ट के लिए नहीं, फॉर्म के इंटरेस्ट में होना चाहिए। सेकेंड थिंग, सामने वाले को एक बार नोटिस दो। नोटिस कोई लंच या डिनर का तो दिया नहीं,
उसको सुनना है, तो आपको क्या करना होगा, उसे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी होगी। अगर इस तरीके से निकाला तब तो सही है, वरना एक्सपल्सन नल एंड वॉइड उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर, देखो एक चीज ध्यान रखना, डेथ और इंसॉल्वेंसी का नॉर्मल रिजल्ट क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, लेकिन पार्टनर्स कॉन्ट्रारी एग्रीमेंट कर सकते हैं। डेथ और इंसॉल्वेंसी में दोनों पॉइंट के साथ बोल रहा हूं, दोनों के केस में आपको क्या देने की जरूरत कहते हैं, इसमें नहीं है, पब्लिक नोटिस नहीं देना, ये अपने आप में पब्लिक नोटिस माने जाते हैं। अब बाकी क्या है, इंसॉल्वेंट पार्टनर को जिस दिन कोर्ट एडजुडिकेट करता है एज इंसॉल्वेंट, एडजुडिकेट मतलब एक तरह से डिक्लेयर करता है कि आप इंसॉल्वेंट हो, उस दिन से वो फर्म का पार्टनर नहीं रहेगा, तो फर्म के ट्रांजैक्शंस के लिए लायबल भी नहीं है क्योंकि पब्लिक नोटिस नहीं देना। सिमिलरली फर्म भी उसके ट्रांजैक्शंस के लिए क्या नहीं होगी, लायबल नहीं होगी, उसका हिस्सा और जो भी है वो ऑफिशियल रिसीवर या साइनी में चला जाएगा। नेक्स्ट, लायबिलिटी ऑफ स्टेट ऑफ डिसीज पार्टनर। देखो ये जो एग्जाम्पल है, मैं नॉर्मली एग्जाम्पल नोट्स में प्रिफर ही नहीं करता जब रिवीजन क्लास हो, मैंने यहां पर एग्जाम्पल लिखा है, सिंपल लॉजिक है, वो तो ऊपर के पॉइंट है, ये अच्छा लॉजिक है जो एग्जाम में क्वेश्चन बनाता है। सिंपल लॉजिक क्या है, जिस दिन किसी पार्टनर की डेथ होगी उसके बाद जो फॉर्म के ट्रांजैक्शन बनेंगे आफ्टर डेथ, उसके लिए ना तो उस डिसीज पार्टनर की स्टेट ना ही एलआर लायबल होंगे, ये तो सीधा पॉइंट है। और डेथ का कोई पब्लिक नोटिस नहीं देना, डेथ का भी नॉर्मल रिजल्ट बता चुका हूं इंसॉल्वेंसी के टाइम पे, डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म। पर इसमें ट्विस्ट क्या है, अगर मान लो ऑर्डर गिवन बिफोर डेथ ऑफ पार्टनर, डेथ से पहले, और सप्लाई आफ्टर डेथ ऑफ पार्टनर, तो वो यहां आपको बेवकूफ बना रहा है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, डेथ से पहले ऑर्डर दिया गया है लेकिन सप्लाई आफ्टर डेथ ऑफ पार्टनर हुई, तो जब तक गुड सप्लाई नहीं होगा तब तक लायबिलिटी बनेगी नहीं, तो इसके लिए देखो कोई लायबिलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि दिस इज बिकॉज देयर वाज नो डेब्ट ड्यू इन रेस्पेक्ट ऑफ द गुड्स इन एक्स लाइफ टाइम, एक्स मतलब जो मर गया पार्टनर, तो ये बेवकूफ बनाता है, उसको जरूर ध्यान रखना। चलो, राइट्स ऑफ आउटगोइंग पार्टनर टू कैरी ऑन कॉम्पिटिंग बिजनेस। देखो पार्टनर जब तक कहते हैं इसमें फॉर्म में, तब तक सेक्शन 16 कहता है वो फॉर्म के कॉम्पिटिंग बिजनेस नहीं चला सकता, लेकिन अब तो वो आउटगोइंग हो गया तो वो कॉम्पिटिंग बिजनेस चला सकता है, लेकिन वो फॉर्म का नेम यूज नहीं ले सकता, अपने आप को फॉर्म का बिजनेस कैरिंग ऑन करने वाला नहीं बना सकता, ना एक फॉर्म के कस्टमर को सॉलिसिट कर सकता है क्योंकि अब वो आउटगोइंग हो चुका है। लेकिन अगर आउटगोइंग पार्टनर फॉर्म के साथ ये एग्रीमेंट करके गया, सर मैं इस पर्टिकुलर टाइम एंड एरिया में फॉर्म को कॉम्पीट नहीं करूंगा, तो ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है। तो जो अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसका सेक्शन 27 यहां पर कहते हैं इसमें एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि सेक्शन 27 ने खुद ने कहा है कि फॉर्म के कॉम्पिटिंग बिजनेस कहते हैं इसमें आपने अगर ना चलाने का एग्रीमेंट पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस के लिए बनाया तो वो रीजनेबल और वो वैलिड माना जाता है। नेक्स्ट, राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर टू शेयर सब्सिक्वेंट प्रॉफिट। आउटगोइंग पार्टनर जो फॉर्म से चला गया, चाहे वो रिटायरमेंट की वजह से गया हो, चाहे डेथ की वजह से गया हो, या और भी कोई वजह कहते हैं इसमें, मान लो एक्सपल्सन, तो उसका अकाउंट क्या कर देना चाहिए, सेटल। आपने उसका अकाउंट क्या नहीं किया, सेटल कहते हैं इसमें नहीं किया, ठीक है। तो आपने उसका अकाउंट सेटल नहीं किया मतलब उसका फॉर्म में जो भी शेयर है, जो प्रॉपर्टी है, जो प्रॉफिट है, वो आज भी आप यूज में ले रहे हो तो एक तरह से बेचारा रिटायर हुआ ही नहीं, तो आज भी वो अपना पहले वाला जो प्रॉफिट जिसके लिए वो एंटाइटल था वो क्लेम करेगा, जब तक कि आप उसका अकाउंट क्या नहीं कर देते, सेटल नहीं कर देते, या फिर 6% पर एनम की रेट पर इंटरेस्ट मांगेगा, तो बाकी पार्टनर्स को उसका अकाउंट जितना जल्दी हो सेटल कर देना चाहिए। रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी बाय चेंज इन फॉर्म। देखो चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म कैसे होगा, या तो कोई पार्टनर की इनकमिंग होगी, आउटगोइंग होगी, तो फॉर्म का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो रहा है, तो ऐसे केस में जो कंटिन्यूइंग गारंटी जो मोर देन वन ट्रांजैक्शन के लिए होती है, जिसमें से कुछ ट्रांजैक्शन बन गए और कुछ बनने बाकी है, तो जो ट्रांजैक्शंस बन गए वहां तो पार्टनर्स आज भी लायबल है, लेकिन जो अभी बनने बाकी है
वो कंटिन्यूइंग गारंटी वहीं पर क्या हो जाएगी, रिवोक हो जाएगी। ठीक है, अब लेते हैं अपनी लास्ट यूनिट पार्टनरशिप की, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉर्म एंड डिसोल्यूशन। देखो आपको अगर लास्ट वाले रिवीजन क्लास का कनेक्शन याद हो तो मैंने आपको समझाया था, रजिस्ट्रेशन एक सिंपल प्रोसेस है, एक एंटिटी लाइक फॉर्म जिसको रजिस्टर्ड होना है, एक अथॉरिटी लाइक रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म्स जिसके पास रजिस्टर्ड होना है। रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म तो बहुत सारे हैं, लेकिन उस एरिया के रजिस्ट्रार को अप्लाई करो जहां पर आप कहते हैं इसमें अपना बिजनेस करने वाले हो। ठीक है, अब रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंटेशन करना है, तो पहले आप क्या दो, एक एप्लीकेशन दो रजिस्ट्रेशन के लिए जिसमें ये डिटेल, फॉर्म का नेम, फॉर्म का जो प्रपोज एड्रेस कहते हैं इसमें वो बता दो, पार्टनर्स की डिटेल कहते हैं बता दो। ऐसे कब तक चलाओगे, साइन किसके आएंगे, पार्टनर्स के या उनके ऑथराइज एजेंट के। फिर उसके बाद साइन करने वाले वेरीफाई भी कर देंगे। फॉर्म का जो नेम है वो डिजायरेबल होना चाहिए। फॉर्म अपने नेम में किंग, क्वीन, रॉयल, ब्रिटिश, क्राउन, एम्परर, एम्प्रेस ये तब तक यूज नहीं ले सकती जब तक कि स्टेट गवर्नमेंट की अप्रूवल ना मिल जाए। अगर फॉर्म के रजिस्ट्रेशन के बाद उसमें कोई चेंज हुआ तो उसका फिर से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रार को ऊपर वाली आपने डिटेल दी वो उससे सेटिस्फाइड हो गया, तो रजिस्ट्रार क्या करेगा, आपके नेम की एंट्री फॉर्म के रजिस्टर में कर देगा और आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कर देगा। फॉर्म का रजिस्ट्रेशन कब से कंप्लीट मान लिया जाता है, जिस दिन आपने कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पूरे डॉक्यूमेंट एंड फीस के साथ रजिस्ट्रार को दी, उसी दिन से फॉर्म का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट मान लिया जाता है। फॉर्म के रजिस्टर में नेम की एंट्री करना तो एक रूटीन ड्यूटी रजिस्ट्रार की मानी जाती है। इसमें एक चीज ध्यान रखना, फॉर्म के रजिस्ट्रेशन के बाद मान लो कोई पार्टनर चेंज हो गया तो वैसे तो आपको उसका री रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए, आपने नहीं करवाया। मान लो 3 पार्टनर्स थे, एक चला गया, 2 बचे, तो थर्ड पार्टी के अगेंस्ट में केस कहते हैं इसमें वो दोनों पार्टनर फाइल कर रहे हैं और फॉर्म के नाम से फाइल कर रहे हैं, कर सकते हैं। सोचो क्यों, क्योंकि वो जो 2 पार्टनर्स बच गए उसका डिटेल तो पहले से आरओएफ के पास अवेलेबल है। पर अगर किसी थर्ड पार्टनर को आप नया पार्टनर के बिहाफ पे ऐड कर लेते तो उसके अगेंस्ट में आप केस फाइल नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसका नाम आरओएफ के पास नहीं है, ना ही वो थर्ड पार्टनर किसी फॉर्म के कहते हैं डेटर और के अगेंस्ट में केस फाइल कर सकता है। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, देखो इंग्लिश लॉ में तो रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉर्म क्या है, कंपलसरी है और नहीं करवाया तो पेनल्टी भी लगेगी, पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉर्म ऑप्शनल है। लेकिन कुछ डिसेबिलिटीज ऐसी है जो रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉर्म को क्या बनाती है, कंपलसरी। जैसे नो सूट इन अ सिविल कोर्ट बाय फॉर्म और अदर पार्टनर अगेंस्ट थर्ड पार्टी, मतलब फॉर्म और पार्टनर्स वर्सेस थर्ड पार्टी नहीं हो सकता। मतलब फॉर्म ने लोन दिया थर्ड पार्टी को, थर्ड पार्टी पे नहीं करी, आप केस नहीं फाइल कर सकते, क्योंकि केस केवल और केवल रजिस्टर्ड फॉर्म फाइल कर सकती है। सेकंड, नो रिलीफ टू पार्टनर फॉर सेट ऑफ, सेट ऑफ का मतलब काउंटर क्लेम, हम किसी से पेमेंट मांगने जाते हैं, वो कह रहा है कि सर आप भी तो हमारा पेमेंट दो, तो अनरजिस्टर्ड फॉर्म अपने कहते हैं इसमें जो भी क्रेडिटर्स और हैं उनसे अपने राइट का सेट ऑफ क्लेम कर सकती थी, पर केवल कितना, 100 रुपए तक, और रजिस्टर्ड होती तो पूरे अमाउंट को। आप तो थ्योरेटिकली ध्यान रखो। फिर कहते हैं इसमें पार्टनर वर्सेस पार्टनर या फॉर्म केस फाइल नहीं हो सकता। लेकिन थर्ड पार्टी फॉर्म को स्यू कर सकती है, क्योंकि डिसेबिलिटी किसकी है, फॉर्म की, किसकी नहीं है, थर्ड पार्टी की। इस केस में कोई दिक्कत नहीं है। कौन सी चीजें नॉन रजिस्ट्रेशन से अफेक्टेड नहीं होगी, एक तो ये आ गया थर्ड पार्टी शूट कर रहा है फॉर्म, या ये तो सेम वे में। फिर आप कहते हैं इसमें कितना सेट ऑफ क्लेम कर सकते हो, 100 तक। फिर नेक्स्ट, फॉर्म को डिसॉल्व करने के लिए कहते हैं इसमें, या डिसॉल्व फॉर्म के अकाउंट्स के लिए आप शूट फाइल कर सकते हो। कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो उसका ऑफिशियल रिसीवर या असाइनी इंसॉल्वेंट पार्टनर का फॉर्म में जो हिस्सा था उसको लेने के लिए केस फाइल कर सकता है। किसी पार्टनर की डेथ हो गई तो उसका एलआर आकर कहते हैं इसमें उस डिसीज पार्टनर का फॉर्म में हिस्सा जो है वो ले सकता है। मतलब ऑनगोइंग पार्टनर कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो फॉर्म में पार्टनर और नहीं है उनके पास राइट है। डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म,
जब सारे पार्टनर्स, ऑल द पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, उनके ज्यूरल रिलेशनशिप एंड हो जाएंगे, लीगल रिलेशनशिप एंड हो जाएंगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। लेकिन एक दो पार्टनर फर्म से गोज आउट, लाइक कहते हैं इसमें रिटायरमेंट और कहते हैं इसमें इसके नाम पर, तो उसको हम डिसोल्यूशन ऑफ फर्म नहीं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोलते हैं। अब दोनों में देखो डिफरेंस क्या है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मतलब पूरी फर्म बंद हो रही है तो बिजनेस कैसे कंटिन्यू होगा, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में बाकी पार्टनर्स बिजनेस को चला सकते हैं। वाइंडिंग अप इसमें हो जाएगा, इसके अंदर नहीं। ऑर्डर ऑफ कोर्ट अभी हम करेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के लिए आता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के लिए नहीं। स्कोप, जब फर्म डिसॉल्व हो जाएगी तो नो डाउट पार्टनरशिप तो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व होनी है, लेकिन इसमें जरूरी नहीं है कि फर्म डिसॉल्व हो, तो इसका स्कोप वाइडर और इसका नैरो है। फाइनल क्लोजर ऑफ बुक्स इसमें होगा क्योंकि फर्म बंद हो रही है। इसमें कहते हैं फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है, कोई नया पार्टनर आया या गया उसके भी आप पे, तो वहां कहते हैं बुक्स क्लोज नहीं होती, उसको कंटिन्यू करते हैं। अब डिसोल्यूशन विदाउट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, मतलब कोर्ट के इंटरवेंशन से भी डिसोल्यूशन हो सकता है, उसके बिना भी। एक तो ये हेडिंग से ध्यान रखना पॉइंट, क्योंकि वो मिक्स कर सकता है। डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, इसको वॉलंटरी डिसोल्यूशन भी बोलते हैं। पार्टनरशिप किसका रिजल्ट है, एग्रीमेंट का। सारे पार्टनर्स एग्री होके कहते हैं इसमें फर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं, करने दो, अपना क्या जाता है। कंपल्सरी डिसोल्यूशन, वो वाला किसके एंड में था, पार्टनर्स के, ये पार्टनर्स के एंड में नहीं है। सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए या एक को छोड़कर सारे इंसॉल्वेंट हो गए, तो कुल मिला के 2 मिनिमम पार्टनर्स का फीचर खत्म हो गया तो फर्म डिसॉल्व्ड है। या फिर कहते हैं इसमें फर्म के बिजनेस को अनलॉफुल डिक्लेयर कर दिया जाए, तो बिजनेस ही नहीं बचेगा तो फर्म कैसे बचेगी। पर इसमें एक ट्विस्ट है, फर्म मान लो 2 बिजनेस चला रही है, एक को अनलॉफुल कर दिया और दूसरा लॉफुल है, तो ये बंद हो जाएगा, पर इसके भी पे फर्म को कंटिन्यू किया जा सकता है। डिसोल्यूशन ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिजेंसी, पर ये ध्यान रखना ये सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रारी कॉन्ट्रैक्ट्स बिटवीन पार्टनर्स। मतलब अगर अपोजिट कॉन्ट्रैक्ट बन रखा है तो रिवर्स हो जाएगी सिचुएशन, और नहीं बन रखा तो फर्म फिक्स टाइम के लिए बनी, टाइम खत्म। फर्म किसी वेंचर के लिए बनी, वेंचर कंप्लीट। किसी पार्टनर की डेथ या इंसॉल्वेंसी, फर्म बंद। लेकिन कॉन्ट्रारी एग्रीमेंट बनाया तो इसे कंटिन्यू कर सकते हो। डिसोल्यूशन बाय नोटिस, बाय नोटिस कौन सी फर्म डिसॉल्व होगी, एट विल। तो कोई भी पार्टनर बाकी पार्टनर्स को रिटर्न में नोटिस भेजेगा, सर मेरे अकॉर्डिंग इस दिन से फर्म को डिसॉल्व कर दो। नोटिस में कोई टेंटेटिव डेट है तो फर्म उस दिन से डिसॉल्व होगी, नहीं तो जिस दिन वो नोटिस रिसीव करेंगे उस दिन से फर्म डिसॉल्व मान ली जाएगी। डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, इसमें किसका रोल नहीं है, वो वॉलंटरी वाला नहीं है, ये कोर्ट के इंटरवेंशन से होगा। तो कोर्ट को केस कौन फाइल कर सकता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में जो गिल्टी पार्टनर नहीं है वो केस फाइल करेगा, मतलब रेस्ट ऑफ द पार्टनर। कोई पार्टनर इनसेन या अनसाउंड माइंड हो गया, पागल हो गया, तो बाकी पार्टनर्स, एक इसमें वर्डिंग आती है नेक्स्ट फ्रेंड, उस इनसेन पार्टनर के लिए अपॉइंट किया जाता है, वो भी कर सकता है। लेकिन अगर कोई डॉर्मेंट या स्लिपिंग पार्टनर इनसेन होता है तो वहां पर केस कहते हैं इसमें फाइल करने की जरूरत नहीं है। परमानेंट इनकैपेसिटी, पार्टनर वो ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएगा जो पहले वो कर सकता था, मतलब अपनी ड्यूटी जो पहले वो कर सकता था वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। पैरालाइज्ड हो गया, कहते हैं इसमें दोनों हाथ कट गए, पागल लोग, पागल तो खैर ऊपर ले लिया, तो अब शूट कौन फाइल करेंगे, बाकी पार्टनर्स। मिसकंडक्ट, 2 ऑप्शन है, एक तो उसको बाहर निकाल दो, वो तो एक्सपल्सन है, या फॉर्म को बंद कर दो। मिसकंडक्ट फॉर्म के बिजनेस से रिलेटेड हो भी सकता है, नहीं भी, लेकिन इंपैक्ट किस पे आना चाहिए, फॉर्म के बिजनेस पे। तो केस कौन फाइल करेगा, जिसने मिसकंडक्ट किया, नहीं, बाकी। परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, परसिस्टेंट वर्ड आ रहा है एक तरह से कंटिन्यूस, एक बार नहीं बार बार। देखो किसी पार्टनर ने क्या किया, एम्बेजलमेंट, मतलब एक तरह से मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स, बार बार फॉर्म के अमाउंट के घोटाले कर रहा है, या इरोनियस फॉल्स अकाउंट रखता है, कैश जितने अलाउड थी उससे ज्यादा रख लेता है, बाकी पार्टनर्स को बार बार कहने पर भी उनके अकाउंट्स नहीं दिखाता। तो अगर कोई पार्टनर ऐसा कर रहा है तो बाकी पार्टनर्स के लिए क्या है, प्रैक्टिकल है उसके साथ बिजनेस चलाना, नहीं, तो वो कोर्ट में चले जाएंगे, सर फॉर्म को बंद कर दो। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, अगर कोई पार्टनर अपना फॉर्म में हिस्सा थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर रहा है तो उसे बाकी पार्टनर्स की कंसेंट लेनी है, उसने कंसेंट ली नहीं तो बाकी पार्टनर चले जाएंगे कोर्ट में, फॉर्म को डिसॉल्व कर दो।
कंटिन्यूस या परपेचुअल लॉसेस, फॉर्म को लॉस के अलावा चलाया नहीं जा सकता। अब कोई भी पार्टनर केस फाइल कर सकता है, जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड्स। ऊपर वाले 6 पॉइंट के अलावा भी कुछ सिचुएशन है जिसमें क्या कर सकते हैं, फॉर्म को डिसॉल्व जैसे डेडलॉक इन मैनेजमेंट, हर बार 2 पार्टनर्स हो गए तो कोई डिसीजन ही नहीं हो पाएगा, पार्टनर्स आपस में बातचीत नहीं कर रहे, लॉस ऑफ सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम का मतलब मेन नेचर, फॉर्म को कोई लाइसेंस मिलना था, उसके बिहाफ पर बिजनेस करना था, लाइसेंस मिला पर बाद में कैंसिल हो गया, लाइसेंस मिला ही नहीं तो फॉर्म का बिजनेस वैसे कैंसिल। ये गैम्बलिंग वाला मैं थोड़ा प्रेफर नहीं करता। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसोल्यूशन, लायबिलिटी फॉर एक्ट्स ऑफ पार्टनर डन आफ्टर डिसोल्यूशन। देखो इसमें 2 एस्पेक्ट है, फॉर्म का डिसोल्यूशन चालू हो गया, ये बात फॉर्म और पार्टनर जानते हैं, थर्ड पार्टी तो नहीं। तो जब तक आप डिसोल्यूशन का पब्लिक नोटिस नहीं दोगे, पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ जो भी ट्रांजैक्शन बनाएगा उसके लिए कौन लायबल है, फॉर्म। तो ये तो किसको प्रोटेक्ट कर रहा है, थर्ड पार्टी को। लेकिन जैसे डिसोल्यूशन का पब्लिक नोटिस दे दिया गया, अब बाकी पार्टनर्स किसी और पार्टनर की एक्टिविटी के लिए लायबल नहीं होंगे। तो ये किसको प्रोटेक्ट कर रहा है, उस पार्टनर को। लेकिन ये कह रहा है कि सर कहते हैं इसमें जो ये वाले पर्सन्स हैं, चाहे इन्होंने कहते हैं कोई पब्लिक नोटिस नहीं दिया, और वैसे यहाँ पे पब्लिक नोटिस देने की जरूरत ही नहीं है, स्लिपिंग पार्टनर, डिसीज पार्टनर, इंसॉल्वेंट पार्टनर, ये लायबल नहीं होंगे। राइट ऑफ पार्टनर्स टू हैव बिजनेस वाउंड अप आफ्टर डिसोल्यूशन। देखो डिसोल्यूशन स्टार्ट हुआ और वाइंडिंग अप कब होगा, जब सारे अफेयर सेटल हो जाएंगे। तो कोई भी पार्टनर फॉर्म की प्रॉपर्टी को अप्लाइड करेगा किसमें, फॉर्म की डेब्ट्स और लायबिलिटीज को क्लियर करने में। सारे डेब्ट्स और लायबिलिटीज क्लियर हो गए, अब जो बच गया सरप्लस वो आपस में बांट लेंगे। कंटिन्यूइंग अथॉरिटी ऑफ पार्टनर फॉर द पर्पज ऑफ वाइंडिंग अप। फॉर्म का डिसोल्यूशन चालू होने से पहले फॉर्म ने कुछ ट्रांजैक्शंस बनाए थे, पर अभी तक वो अनफिनिश्ड है, कंप्लीट नहीं हुए। तो उन अनफिनिश्ड ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट करने के लिए आज भी पार्टनर्स की, किसी की डेथ हो गई तो उसके एलआर और की वही लायबिलिटी राइट्स हैं जैसे कि अभी डिसोल्यूशन चालू नहीं हुआ, केवल अनफिनिश्ड ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए। सेटलमेंट ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट, ये थोड़ा अच्छा पोर्शन है, ये थोड़ा ध्यान रखना। लॉसेस इंक्लूडिंग डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, पार्टनर ने जितनी कैपिटल लगाई थी एसेट्स उतने अमाउंट को पे करने के लिए सफिशिएंट नहीं है, उसको डेफिशिएंसी बोलते हैं। तो लॉसेस और डेफिशिएंसी सबसे पहला कहां से पेड आउट होंगे, फर्स्ट प्रॉफिट से, नेक्स्ट कैपिटल से। और मान लो प्रॉफिट और कैपिटल भी कम पड़ गई तो पार्टनर्स की लायबिलिटी कौन सी होती है, अनलिमिटेड। तो पार्टनर्स इंडिविजुअली देंगे, लेकिन कौन से रेशियो में, जिसके लिए वो प्रॉफिट शेयर करने के लिए एंटाइटल थे, इन प्रपोर्शन ऑफ, मतलब पीएसआर के अकॉर्डिंग वो लॉसेस और बॉन्ड करेंगे। पर ये हेडिंग देखो क्या है, सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स। तो वो पीएसआर की जगह कैपिटल रेशियो भी बना सकते हैं, ये उनकी हेडेक है। एसेट्स ऑफ फर्म, जिसमें वो डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल के लिए पार्टनर ने जो पैसा वापस दिया वो भी इंक्लूड कर लो। इससे सबसे पहला फर्म के जो थर्ड पार्टीज के लिए डेप्ट क्लियर करो, फिर पार्टनर्स की कैपिटल लौटा दो, फिर जो बच गया वो कौन से रेशियो में डिवाइड करो, प्रॉफिट शेयरिंग में। पर ये क्या है, सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स, इसको चेंज भी कर सकते हैं, वो कैपिटल रेशियो में ला सकते हैं। लास्ट लेते हैं देखो पार्टनरशिप का, पेमेंट ऑफ फर्म्स डेप्ट एंड ऑफ सेपरेट डेप्ट। फर्म की एसेट्स पहले फर्म के कहते हैं डेप्ट्स को क्लियर करने में यूज में आएगी, देन पार्टनर्स के। पार्टनर की पर्सनल एसेट्स उल्टा कर दो, पहले पार्टनर के पर्सनल डेप्ट को क्लियर करने में यूज में आएगी, देन फर्म के। तो ये देखो अपना किसका कनेक्शन खत्म कहते हैं, इसमें हो गया पार्टनरशिप का। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अब अपन पहले एलएलपी करेंगे, फिर सेल पे पहुंचेंगे। तो बाय बाय।